12 घंटे के अंदर मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों पे होता है अटैक। ये काबिल तारीफ है कि इतने लोगों पर एट ए टाइम एक एफआईआर होना ये बहुत बड़ी चीज है। 5 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक पुलिस सिर्फ मुझे घुमाती रही। 324 जैसा सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन माना जाता एडवोकेट फेटर्निटी को उन्होंने गाली दिया My कि God. जितने बड़े एडवोकेट होते हैं, ये साले एडवोकेट है ना चोर होते हैं। है। वाह। ये जितने एडवोकेट होते हैं ना, इनकी औकात ना बाकड़ा लेके बैठने की भी नहीं होती है। हमने सुना था कि 2 फर्जी डॉक्टर के खिलाफ में आप काफी दिन तक जंग लड़ रहे हैं। देखिए, जब आपके किसी से पर्सनल ग्रजेस हो जाते हैं ना, कोई आप पे केसेस फाइल कर रहा है, झूठे कुछ कर रहा है, तो आप भी उसके पीछे लग जाते हैं। इतने अच्छे तरह से पूरे पूना में उनका खुद का एक ब्रांड बन चुका है। नमस्कार। हमारे आपने पहले के 2 पॉडकास्ट अलग अलग देखे होंगे, 2-3 पॉडकास्ट हो चुके हैं वकीली पैटर्न, जिसमें हमने पुणे के और पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों के अलग अलग शहरों के जो नामचीन वकील है उनको हमने बुलाया था। आज हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्तिमत्व है, नूर याकूब मैडम, जो नूर याकूब शेख, जो पूना के जानी मानी हस्ती है, वकीली लाइन में एक आदमी को, जिसको वकीली लाइन में ऐसा होता है कि हम लोग आदमी को देखते हैं, पर यहाँ पर एक औरत है और इतनी अच्छी तरीके से, इतने अच्छे तरह से पूरे पूना में उनका खुद का एक ब्रांड बन चुका है। वो है नूर याकूब मैडम। नूर याकूब जी का पूरा पार्श्वभूमि आपने कई मरतबा सोशल मीडिया पे उनको एक्टिव देखे होंगे, और उनकी जब बात आती है तो वो हर चीज़ में कंट्रोवर्शियल होती है या सेंसेशनल होती है, और अच्छे तरीके से कोई चीज़ अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो नूर याकूब मैडम करते हैं। नूर याकूब मैडम, मैं आपका यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ हमारे टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र के पॉडकास्ट शूट में आने के लिए। तो मैडम, मैं ज़्यादा दूर नहीं लेते हुए मैं आपको पहले सवाल पे आता हूँ कि नूर याकूब, इन्होंने वकीली क्षेत्र ही क्यों चुना? सवाल बहुत अच्छा है। नूर याकूब ने वकील क्षेत्र क्यों चुना? तो बस बोलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं टॉकेटिव हूँ, बोलती हूँ, और पंगा लेना, लोगों के मसलों को सॉल्व करना, मतलब मुझे बचपन से हैबिट है। कोई 2 लोगों में लड़ाई हो रही तो बीच में इंटरवेंट करना जी। और हक लगती बोलना। जी। ये मैंने अपनी फैमिली मेंबर में भी किया है, जिसके लिए कई लोगों से झगड़े भी हुए, कई रिश्तेदार मुझसे बात नहीं करते। तो बस यही एक मेरे अंदर खूबी थी। इसको मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड को वकालत में आजमाना चाहिए। एडवोकेट नूर याकूब शेख, ये आपका पूरा नाम है, पर आप हर जगह पे नूर याकूब लगाते हैं, उसका क्या रीजन है? याकूब मेरे हस्बैंड का नाम है जी। मेरा नाम नूर बानो मोहम्मद इकबाल शेख है, मतलब मेरे अब्बा का नाम इकबाल था जी। तो इसके पीछे ट्रेजेडी है छोटी सी, बताना चाहिए, बताऊं? जी जी, बताइए बताइए। इसके पीछे ट्रेजेडी है छोटी सी। मैं, मेरे हस्बैंड, तो न्यूमरोलॉजिकल में बिलीव करती हूँ। मैं ओके। न्यूमरोलॉजिकल में, नेम्स में बहुत बिलीव करती हूँ, रिलीजियस बहुत ज्यादा हूँ मैं। जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हस्बैंड के नाम में अगर गैप हुआ तो शायद हम लोग अलग हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ था। ओके। मेरी भी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली गुजरी है। मैं, मेरे हस्बैंड भी 5-6 साल तक, मतलब शायद लड़ ही रहे थे, हम एक साथ नहीं थे। और द मोमेंट आई डिसाइडेड कि मैं अपने नाम के आगे एडवोकेट नूर याकूब विदाउट स्पेस लिखूंगी, तो मेरे हस्बैंड मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे, ना मैं उनसे दूर जाऊंगी। और बस यही है कि मैं नूर याकूब शेख पूरा लिखती हूँ। यानी कि आप आपके हस्बैंड को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, इसमें से आपका दिख के आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। नूर मैम, मैंने काफी मरतबा एक इंसिडेंट सुना था आपके सोसाइटी का इंसिडेंट, जो पिसोली में सोसाइटी है, सनशाइन सोसाइटी। यस, वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ था और वो 40 लोगों पे आपने एफआईआर किया था। बहुत बड़ा इंसिडेंट है, ये काबिल तारीफ है कि इतने लोगों पे एट ए टाइम एक एफआईआर होना ये बहुत बड़ी चीज है। क्या इंसिडेंट था, जरा थोड़ा सा मैं विस्तार से जानना चाहूंगा आपके पास। देखिए, ये मैटर ना कुछ भी नहीं था। मैटर था एक सोसाइटी जो गृह रचना में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसमें उन लोगों ने खुद को रजिस्टर्ड नहीं किया है। मैंने, मेरे हस्बैंड ने वहाँ फ्लैट लिया। हर कोई फ्लैट यही सोच के लेता है कि वहाँ रहेंगे, डेवलप होंगे, लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, बट वो बिल्डिंग दिन पर दिन, मतलब हर एक साल में वो डेप्थ में जा रही थी। तो डेप्थ में जाते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि हर कोई सवाल पूछता है। तो मैंने नहीं, कई लोगों ने सवाल पूछा। वो फ्लैट मेरे नाम पे भी नहीं है, मेरे हस्बैंड के नाम पे है। तो कई लोगों ने सवाल पूछा। उसमें मेरे हस्बैंड ने एक सवाल पूछा कि इतने लोग सवाल आपको पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? 6.5 लाख का डेप्थ है, उसका हिसाब दो। जैसे ही जिन लोगों को सवाल पूछा गया ना, उन लोगों ने जवाब देने के बदले मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे अटैक करवा दिया। ओह माय गॉड, क्या अभी सवाल क्या था वो मुझे जानना है। हाँ, सवाल ये था, ईमेल पे था। ईमेल पे हमसे पहले 11 लोगों ने सेम सवाल पूछा कि ये 6.5 लाख रुपए जो डेप हुए, ये कहाँ खर्च हुए। ओके। 12वां सवाल मेरे हस्बैंड का सेम था, और मेरे हस्बैंड ने क्या स्मार्टनेस किया,
मेरे हस्बैंड ने एक चार्ट बना दिया कि इतना पैसा साल भर में आया, इतना एक्सपेंसेस है, 6.5 लाख का कहाँ गया। तो ये चार्ट के बाद उनको लगा कि अरे तो ओवर स्मार्ट लोग हैं, पूरा हमारी बोलते हैं ना कि धोती खोल रहे हैं। तो बस इस बेस के ऊपर उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करवा दिया। ये बहुत बड़ी धांधली थी। तो ये बहुत बड़ी धांधली थी। और सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये मैटर में हम लोग सामने से अकेले खड़े नहीं हुए थे, लोगों ने हमसे लीगल हेल्प मांगा था। मैं एडवोकेट हूँ, उस पूरी बिल्डिंग में मैं अकेली एडवोकेट थी। तो लोगों को लगा कि ये एडवोकेट की हेल्प लेना चाहिए। और मैं ऑलरेडी कमेटी मेंबर भी थी, सेक्रेटरी थी। फिर मुझे लगा कि ये सेक्रेटरी का पद ही इलीगल है। जब तुम अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं कर रहे हो तो उसमें मैं एज अ सेक्रेटरी इलीगल क्यों काम करूं। तो इमीडिएटली पहले मैंने रिजाइन किया और रिजाइन करके जितने भी उनके खिलाफ एविडेंस थे उनको लेके मैंने उनसे फाइट करना शुरू किया। तो उसमें फिर क्या हुआ था मैम? वो 40 लोगों पे एफआईआर कैसे हुई थी? वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। 40 लोगों पे एफआईआर तो 22 सितंबर 2022 को हुई। तो जनवरी से लेके अगस्त, ये 8 महीने की जो जर्नी है ना वो बहुत पेनफुल थी हमारी। इस पूरी जर्नी में ना मुझ पे अटैक क्या हुआ था उसमें? वो 8 महीने का जर्नी पेनफुल यानी कि आप एडवोकेट है और आप पेनफुल जब यूज कर रहे वहां पे वर्ड, तो इसका मतलब कुछ तो दिक्कत आई थी। क्या था वो दिक्कत? सबसे पहले तो क्या हुआ, 23 जनवरी 2022 को मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे जो कमेटी मेंबर्स थे, मतलब जो सो कॉल कमेटी मेंबर्स जो इलीगल थे, उन लोगों ने क्या किया, हम पर अटैक करा दिया। वो अटैक करने के बाद जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो मैं देख रही हूँ कि उनमें से जो एक बुजुर्ग पर्सन थे, जो उसमें से एक पर्सन था, नदीम नाम था उसका, उसके बाप के सीधे पैर के अंगूठे से खून निकल रहे हैं और इतना ब्लड निकल रहा है कि पूरा फ्लोर जो है वो पूरा ब्लड में हो गया है। तो मुझे लगा ये लोग शायद आ रहे होंगे, इनका एक्सीडेंट हो गया। मैंने सोचा भी नहीं कि क्या हुआ होगा और वहीं पे मेरे ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई आईपीसी के सेक्शन 324 के अंदर। बाप रे! ये 324 मतलब कि किसी के ऊपर वार करना। आपका कोई संबंध नहीं है, आप वो घटना स्थल पे भी नहीं है? और फिर मैं घटना स्थल पे हूँ। हाँ। सीसीटीवी फुटेज भी है, बट सीसीटीवी फुटेज में है मुझे लोग मारने आ रहे हैं। मैं अपने आप को बचा रही हूँ, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। मुझे एक लेडी मारने आ रही, 2 लोग मुझे बचा रहे हैं, मेरे बच्चे खड़े हुए, मेरे हस्बैंड भाग के पार्किंग में जा रहे गाड़ी लाने, एक्टिवा लाने। हम लोग वहां से बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को 8-9 लोगों ने घेरा हुआ है। हम लोग पहुंच रहे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने कि हम लोगों को मारा गया और हमको पता चलता है कि हमारे ऊपर ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड एडवांस में सेक्शन 324 जैसा सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन माना जाता है, जिसमें लगभग हाफ मर्डर से बिफोर पहले उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। इतना बड़ा आप पे केस हुआ, फिर आपने उसके अगेंस्ट में क्या किया था? उसके अगेंस्ट में मैंने वहाँ के जो सीनियर पीआई थे सरदार पाटिल, जो अब तो रिटायर हो गए, तो सरदार पाटिल उनके पास में गई, मैंने जाके उनसे बात की, उनको पूरा इंसिडेंट समझाया, बट ही वॉज टू मोटिवेटेड। उनको मेरी बात सुनना ही नहीं था। मुझे पीछे खड़ा रखा, सबको बिठाया जितने भी जिनके खिलाफ मेरे एलिगेशंस थे, और मुझे उन्होंने एक डायलॉग बोला, तुम क्या बहुत बड़ी एडवोकेट हो जो मैं तुम्हारी सुनूं, मैं तुमको जेल में डालूंगा। तो ठीक है, मेरा कुछ रिएक्शन नहीं था। मैंने एप्लीकेशन बना के गई थी, मैंने उनको एप्लीकेशन दिया कि मैं क्या करूं, एप्लीकेशन दूं कि नहीं दूं। मैं तो कायदा जानती हूँ, मुझे पता है कुछ भी कर लो। तो फिर भी वो शौक हो गए कि इतना बोलने पे भी ये डर नहीं रही है। मैंने एप्लीकेशन किया, घर पे आने के बाद मैंने डीसीपी नम्रता पाटिल वो टाइम पे थी, मैंने उनको, एसीपी को, सीपी को, सबको मैंने ईमेल किया कि एक सीनियर पीआई मेरे खिलाफ है, बिल्डिंग का इतना बड़ा प्रकरण है, उसको ना हाईलाइट करके सिविल मैटर को मेरे ऊपर क्रिमिनल बना दिया गया है। बट हम जानते हैं पुलिस तब तक एक्शन में नहीं आती है जब तक कोई मर ना जाए या कोई हीनियस क्राइम ना हो जाए। बराबर। तो कुछ मेरी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने उस मैटर को लेके कोर्ट में फाइल किया, जो भी एविडेंस थे, कोर्ट के प्रोसीजर आपको पता ही है, धीरे धीरे करते करते 5 अगस्त 2022 को कोर्ट से ऑर्डर आई एफआईआर रजिस्टर्ड होने की, जिसमें खंडनी, फिर जिसमें मारपीट और 420 जैसे गुना उनके ऊपर दाखिल करने थे। बट पुलिस ने वो गुना दाखिल ही नहीं किया 11 दिन तक। मतलब 5 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक पुलिस सिर्फ मुझे घुमाती रही, आज ऑफिसर नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाता है, जिसमें कोर्ट का अवमान होता है। तो ये फिर मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गई। फिर तभी मैंने जज को बोला, तो जज ने इमीडिएटली कंटेम्प्ट लगाया। पुलिस ने मुझे इमीडिएटली बुला के मेरा एफआईआर रजिस्टर्ड किया। एफआईआर रजिस्टर्ड होती है 17 अगस्त रात को 10:30 बजे, और अगले ही दिन 12 घंटे के अंदर मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों पे होता है अटैक। और वो अटैक कैसे होता है, बिल्डिंग के सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे वो कट कर दिए जाते हैं ताकि कोई रिकॉर्ड ना मिले। पूरी बिल्डिंग की लाइट अंधेरा, ब्लैकआउट।
अच्छा, इन बातों का ना मुझे सेंस था कि ऐसा कुछ होने हो का सकता है। पॉसिबल है। जी। तो ना मैंने मेरे घर में 4 कैमरे लगाए थे। जी मैंने मेरे डोर पे 1 कैमरा लगाया था। जी मेरे बेडरूम के बाहर की विंडो, जिससे ना बाहर का रोड दिखता है, दिखता है। हाँ, मतलब जैसे इस बिल्डिंग के बाहर का जो पूरा रोड क्या चल दिखेगा, रहा है बाहर, क्या तो मैंने लोग वहां 1 कैमरा लगाया था। मतलब मुझे पता था कि आज नहीं तो कल कुछ होने हो वाला सकता है। हाँ, हो सकता तो मैंने उससे ना पूरा रोड कवर किया था और जी। सोसाइटी का नीचे का प्रीमाइसेस, जी। ये सब कुछ कट हुआ, लेकिन घर की लाइट कट नहीं हुई थी। ओके। तो मेरे सीसीटीवी में ये सब कुछ आया हाँ। कि सबसे पहले तो 40 लोग जमा हुए, हम्म, जमा होके गंदी गंदी गालियां देने लगे मुझे। हम्म, मैं कैमरे में ही थी, मैंने सीपी को कॉल किया। जी। सीपी ने बोला आप लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल करो। मैंने लोकल पुलिस को कॉल किया, लोकल पुलिस ने बोला हम लोग आ रहे हैं। उन लोगों ने गालियां दी, नीचे आ नीचे आ नीचे आ, इसके हस्बैंड को लाओ। सबको पता है मैं मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रखती हूँ। जी तो हर एफआईआर में ना मेरे हस्बैंड का नाम भी है मेरे साथ में, जी जी सिर्फ मेरा ही अकेले का नहीं है। तो मेरे हस्बैंड को लाने के लिए बोला गया, हस्बैंड को लाओ, हम नहीं आए। मेरी कार हॉकी से, एक वसीम नाम का गुंडा है, वो भी ड्रग्स पेडलर था, जी। मैंने उसे भी एक्सपोज किया था। वो बोलता था मैं टीपू पठान के लिए काम करता हूँ, ओ माय गॉड। जो लोग अभी अंदर है, जिन्हें काटे पड़ा ले मोकोगा में पकड़ा है। हाँ। तो उसने मेरी कार को, मेरे सामने वो मेरी कार तोड़ रहा है, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरी कार टूट रही है, लेकिन मैं अगर नीचे जाऊं तो मुझे पता है वो लोग मेरा क्या हाल करेंगे, मेरे हस्बैंड का क्या हाल करेंगे। बिल्कुल जब ऑलरेडी 324 मेरे ऊपर लग चुका है, तो पता नहीं अब क्या होगा। बिल्कुल। और बिल्डिंग वाले भी है, प्लस हड़पसर से कुछ लोगों को लाया गया है, ओ माय गॉड। और सबके पास बुलेट है, बाइक है, तलवार चमक रही है, हॉकी है, डंडा है, ये सब कुछ है। ये होने के बाद में मैं तो एकदम हेल्पलेस थी। मैंने अपने फ्रेंड्स फैमिली को कॉल किया, कोई कोई बचाने कैसे आएगा, इतना कुछ हो रहा है, पूरा अंधेरा है। कुछ लोग आए भी मुझे बचाने के लिए, लेकिन कैसे आएंगे। जी फिर ये मुझे मालूम पड़ा कि इस मैटर में भी मेरे ऊपर पहले से ही एडवांस एफआईआर रजिस्टर्ड थी, बाप रे। सेक्शन 354। मतलब एक फीमेल की मॉडेस्टी डाउनग्रेड करना, उसे छेड़ना, जो एक आदमी पे लगना चाहिए। फीमेल ने ही फीमेल पे कर दिया, ये ऐसे कैसे केस होता है। मैं उसमें मेन अक्यूज हूँ हाँ। और मेरे हस्बैंड सेकंड अक्यूज है। ओके। और उसमें मेरे ऊपर ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर। मतलब ये लोग क्या करते थे, ये लोग पुलिस के साथ मोटिवेटेड है, पुलिस इनको पूरा गाइड करती है, और पुलिस बोलती है कि अब ये एफआईआर रजिस्टर हो गई, अब तुमको एक कंटेंट लेके आना है। तो ये लोग आकर के मैं नीचे आऊंगी, हाँ। इनको लगा एज पर मेरा नेचर जो इतना एग्रेसिव है, हाँ। मैं बात करने में एग्रेसिव हूँ, बोलने में, हर चीज में, तो ये नीचे आएगी, इसको 2-4 गाली देंगे ना, नीचे आएगी। मैं नीचे नहीं गई, तो प्लान फेल हो गया, बट एफआईआर तो हो गई थी। फिर रात को 2-2:30 बजे ये मैटर शांत हुआ। मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे नीचे उतरे। लिटरली हम लोग हाथ में डंडे वगैरह लेके उतरे थे कि अब जो भी होगा, नहीं बराबर है, जो भी होगा हम लोग देखेंगे। कुछ है लोग जिनके मैं नाम नहीं लूंगी, वो लोग हमें बचाने भी आए। ठीक है, वो लोग डरते हैं कि उनका नाम लूंगी तो कल को ये लोग उनको त्रास देंगे, वो लोग बचाने आए, बट उन लोगों ने बोला हम सामने से नहीं आएंगे, जी। आप नीचे उतरो। तो वैसे ये भी लॉ में तो लिखा ही है ना कि जब सेल्फ आपको डिफेंस, हाँ सेल्फ डिफेंस का बट तब तक पार्ट कोई है। था नहीं। जी। हम वो टूटी ही गाड़ी लेके निकले, कुछ दिन हम यहाँ रहे। तो ये जो इंसिडेंट था, ये लगभग 8 महीनों में 2 एफआईआर आपके ऊपर फेक रजिस्टर हुई थी। हाँ, मतलब 8 महीने मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि मेरी एक एफआईआर आ जाए, हाँ। और इन 8 महीनों में मेरे ऊपर 2 2 एफआईआर आपके ऊपर फ्री में लग गई है। तो इसको कैसे आपने सेकंड एफआईआर को पहले तो क्वैश किया आपने? नहीं, क्वैशिंग क्वैश गई नहीं थी, के लिए हाँ। क्वैशिंग प्रोसीडिंग चल ही रहा था, मैंने इसको भी क्वैशिंग लगा दिया, जी दोनों को क्वैशिंग लगा दिया। जी और मेरे पूरे पूरे एलिगेशन ना उस वक्त के सीनियर पीआई सरदार पाटिल के ऊपर थे। जी फिर वो आने को रेडी नहीं थे हाई कोर्ट में, उनको नोटिस निकाला गया, नहीं आऊंगा। फिर उनको शो कॉज निकाला गया, नहीं आऊंगा। फिर डीसीपी को नोटिस निकाला गया। मतलब हिम्मत देखिए पुलिस की, तुमको जो करना है कर लो। यानी कि फिर वो आए, हम सुनते हैं कि काफी केसेस में पुलिस कोर्ट का नहीं मानती, जो हम तो मूवीज इसमें में देखते हैं ना, वही हाँ। हमारे साथ हुआ है। Oh my God, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमने क्या सफर किया होगा। बहुत मैं वो घर छोड़कर चली गई थी 8.5 महीने। मैं बिब्बेवाड़ी में एक चौल में रहती थी, छुप के, कि कहीं पुलिस मेरे ऊपर कोई ऐसा ऑफिस लगा के मुझे या मेरे हस्बैंड को अंदर ना डाल दे। मैंने जुरिडिक्शन ही चेंज कर दिया, मैं बिब्बेवाड़ी के एक चौल में रह रही थी, और फिर इस दो बट लीगल फाइट चालू थी। जी, ये फिर इसको आपने कैसे किस तरह से फेस किया था? फिर क्वैशिंग के टाइम पे जब ये सब हुआ, क्वैशिंग तो खैर मेरी एफआईआर दोनों हुई नहीं, क्योंकि इनके ऊपर भी मेरी 2 एफआईआर आ गई थी। तब तक एक एफआईआर कोर्ट से आ गई थी, हाँ। और वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और एक एफआईआर जो डेरे मैडम है, जस्टिस डेरे, उन्होंने दिया था ऑर्डर सीनियर पीआई को कि तुमको आज के आज जाकर सारे लोगों के खिलाफ गुना दाखिल करना है, और मुझे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चाहिए। एक बिल्डिंग का सीसीटीवी बंद है, 11 सीसीटीवी लगे, सबके सब बंद है, पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर मेरी जजमेंट है हाई कोर्ट की, अगर गूगल करेंगे मेरे नाम के साथ तो जस्टिस डेरे मैडम ने क्या जजमेंट दिया है वो उसके ऊपर अवेलेबल है। तो उसके बाद सीनियर पीआई ने एग्जैक्टली 22 सितंबर 2022 को सुबह में वो गुना दाखिल किया 40 लोगों के खिलाफ। हमने सुने थे कि
इस केस में सीनियर पीआई ने आपसे काफी माफी तलाफी किए थे, वो क्या इंसिडेंट था? मतलब ये था कि भाई हाई कोर्ट का मैटर वापस ले लो। उनको ऐसा लगा था कि एक फीमेल, क्या होता है ना, जब भी आप ऐसे नकाब में होते हो और एक फीमेल हो तो ना कोई भी आपको अंडर एस्टिमेट करता है। भोली लड़की है। हाँ, एक रिक्शा वाला, एक राह चलता भी आपको अंडर एस्टिमेट करता है। उसको क्या मालूम है आप क्या चीज हो। लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो उनको लगा था क्या ही कर लेगी एक औरत है, वो भी मतलब क्या ही कर लेगी एक औरत को, मैं ऐसा बोलूंगा कितना भाग लेगी। उनको नहीं पता था कि एक औरत का तुम ईगो हर्ट करोगे तो वो औरत कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो बस इसी बात पे था। फिर जब ऑर्डर आई और जब जज ने बोला कि अब मैं तुमको सस्पेंड करूंगी, तो फिर इस बात के ऊपर उन्होंने मुझसे सॉरी बोला। मेरी सोसाइटी में आके उन लोगों को बिठा के उनके सामने तक मुझे सॉरी बोला गया। मैंने वो वीडियो भी रिकॉर्ड किया था हिडनली, और उनको पता था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर उनके मतलब अपने डिपार्टमेंट को मालूम पड़ा, फिर उन्होंने मुझे बहुत प्रोटोकॉल दिया। इसके बाद मुझे 8 दिन तक पुलिस प्रोटेक्शन मिला। 8 दिन तक मेरे साथ 4 हवलदार होते थे, मेरे घर के नीचे बैठे होते थे, 2 मेरे घर के ऊपर। मैं कहीं भी जाऊं तो मेरे आगे पीछे गाड़ी चलती थी। मतलब एक वीआईपी प्रोटोकॉल मुझे दिया। ये मुझे दिया गया 23 अगस्त 2022 से 29 अगस्त तक। ये मुझे प्रोटोकॉल दिया गया। फिर सारे लोगों को पुलिस ने ही 1 बाय 1 घर खाली कराया। बहुत बहुत बड़ा आपको उस समय क्या रहा होगा जो इंसिडेंट था? हाँ, मतलब ये इंसिडेंट ना इसलिए हुआ कि ये मेरी पर्सनल वॉर नहीं थी। एक सोसाइटी का झगड़ा था, एक सोसाइटी का क्वेश्चन था। लेकिन सारे सवाल पूछने वाले धीरे धीरे बैकआउट हो गए। बच गए हम 4-5 लोग, और जिसमें से रहते हम थे वहाँ। हम ही लोग एडवोकेट थे। बहुत बहुत बड़ा इंसिडेंट था, और आपको इसमें हमारे शुभकामना ही बोल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आपने इतना 8.5 महीने सफर किया उस चीज में, बहुत बड़ी चीज है। मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। हमने सुना था कि 2 फर्जी डॉक्टर के खिलाफ में आप काफी दिन तक जंग लड़ रहे थे। क्या है वो इंसिडेंट, एक्चुअली क्या था वो पूरा मामला? देखिए, एक ना फीमेल थी, तो उस फीमेल ने क्या किया, सबको बोला था कि मैं एमडी डॉक्टर हूँ, मैं सर्जन हूँ, और पर्सनालिटी भी वैसी थी उसकी, कोई भी देख के बोले डॉक्टर है ये। और मेरी फ्रेंड भी थी वो, तो मुझे भी लगा डॉक्टर ही है। बट ये जो इशू मैंने आपको सोसाइटी का बताया, इसी में से वो एक की वाइफ थी। देखिए, जब आपके किसी से पर्सनल ग्रजेस हो जाते हैं ना, कोई आप पे केसेस फाइल कर रहा है, झूठे कुछ कर रहा है, तो आप भी उसके पीछे लग जाते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, बीइंग एन एडवोकेट नहीं, आप कुछ भी हो, कोई भी हो, आप उसके पीछे लगोगे कि ये मेरे पीछे मुझे ऐसा कर क्यों रहा है। तो मैं भी उसके पीछे लग गई कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आई है, कौन है। और फिर मैंने एक आरटीआई फाइल किया, और आरटीआई के थ्रू मुझे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से मालूम पड़ा कि वो लेडी ने आबिदा इनामदार से सिर्फ बीए की है। ओह माय गॉड। बीए इन साइकोलॉजी। बीए इन साइकोलॉजी क्या है, ग्रेजुएशन। एमडी बता रही थी, वो अपने आप को सर्जन एमडी बताती है। बाप रे। बस मैंने फिर उसे एक्सपोज किया। मैंने एक्सपोज, पहले मैंने रूबी हॉल में ईमेल किया, फिर मैंने रूबी हॉल को लेटर भी लिखा। उन लोगों ने लेटर भी लिया, लेटर पढ़ा, वो लेडी ने वो लेटर देखा। फिर मैंने सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया, मैंने पुलिस स्टेशन में एनसी भी की उसके नाम की। बट पुलिस तो जब तक एक्शन नहीं लेगी, जब तक कि कोई उसके हाथ से मर ना जाए, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बट ठीक है, मेरा काम था कि सच को सामने लाना, उसके दिल में डर बिठाना, उसके ही नहीं, ऐसे बहुत से फर्जी डॉक्टर के दिल में डर बिठाना कि तुम अगर कायदा तोड़ोगे तो तुम्हारा कभी फायदा नहीं होगा। बराबर। तो ये हुआ एक पहला इंसिडेंट, और दूसरा इंसिडेंट क्या था? दूसरा डॉक्टर का? वो अभी रिसेंटली हुआ। हाँ, अभी कुछ दिन से चल रहा है वो, काफी दिन से वीडियोस भी हमने देखे थे कि कुछ सोसाइटीज में ऑर्थो नहीं, एलोपैथी डॉक्टर थे, और वो कुछ दूसरा प्रैक्टिस होम्योपैथी डॉक्टर। अच्छा, ये जो लेडी है, इसको मेरे एक फैमिली फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये गायनेकोलॉजिस्ट है। माय गॉड। और मैंने बिलीव किया कि वो गायनेकोलॉजिस्ट है, क्योंकि कोई मुझे इंट्रोड्यूस करेगा, मैं एडवोकेट कराने वाले तो एक रेफरेंस है ना, कोई आपको इंट्रोड्यूस करेगा, मैं एडवोकेट हूँ, आप बिलीव करेंगे। तो मैंने भी बिलीव किया, कुछ दिन तो मैंने बिलीव किया। बट उस लेडी ने एक दिन ना कुछ गुंडों को, मतलब गुंडे टाइप की फीमेल होती है ना, गुंडी फीमेल बोल सकते हैं उनको बुलाया, और उनको बुला के ना मुझे टॉन्टली बोलने लगवाया। मेरे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डेड है वो वीडियो, और इस बात के ऊपर मैंने सिविल डिफॉर्मेशन केस फाइल किया है। मैंने 1 लाख का मानहानि का दावा किया है। तो उसमें उन्होंने बोला कि जितने बड़े एडवोकेट होते हैं ना, मतलब ये सारी एडवोकेट फेटर्निटी को उन्होंने गाली दिया कि जितने बड़े एडवोकेट होते हैं, ये साले एडवोकेट है ना, चोर होते हैं। ये जितने एडवोकेट होते हैं ना, इनकी औकात ना बाकड़ा लेके बैठने की भी नहीं होती है। तो उस लेडी ने सिर्फ मुझे अकेले को नहीं, मेरे पूरी फेटर्निटी, मैं अकेली एडवोकेट नहीं, सारे एडवोकेट को गाली दिया उसने। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मत पूछो, नेबर है, मत पूछो। फिर भी मुझे नहीं रहा गया। मैं मेरे हैबिट, मैं कन्फ्रंट करती हूँ। मैंने सुबह जाके कन्फ्रंट किया।
कि अगर आपकी फ्रेंड ऐसा बोल रही थी तो आपका काम था कि डिफेंड करना। तो शी सेड कि नहीं मैं क्यों बोलूँ, वो आपको बोल रही है, एडवोकेट लोग को बोल रही है, आपको क्यों बुरा लगा, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत ट्रिगर कर गया जी कि एक डॉक्टर होके, क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट होके, इसका एडवोकेट से क्या ग्रजेस होगा। जी फिर वही पीछे लग गई मैं, और मुझे मालूम पड़ा कि शिवनेरी नगर गली नंबर 27 पर्ल ड्रॉप स्कूल के आगे उसका छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पे वो एलोपैथी प्रैक्टिस करती है, गायनेक भी नहीं। Okay. गायनेक फर्जी गायनेक है वो, Okay. फीमेल्स के चेकअप करना, दवाइयाँ देना। मैंने जाके देखा, मेरी वीडियो होगी, आपने देखा होगा, अंदर 2 पेशेंट लेटे, उनको आईवी चढ़ा हुआ है, सलाइन चढ़ा हुआ है, वो एलोपैथी दवाइयाँ दे रही है। मैंने बिंदास वीडियो शूट किया। मैंने जो सीनियर पीआई खड़गे है, कुमार खड़गे, उनको बताया। उन्होंने बोला हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप बिल्कुल भी वीडियो को वायरल नहीं करना चाहिए था। और फिर उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। उसमें क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट मुझे ऐसा बोला गया सीनियर पीआई की तरफ से कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन दिखाई नहीं जा रही। मैंने उसके लिए ये तो आरटीआई फाइल किया, राइट्स में आता है ना, आपने जब फाइल किया तो आपको मालूम नहीं होना दिखाई जा रही है। नहीं मुझे बोला गया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि कोई भी बीएचएमएस डॉक्टर, बीएचएमएस यानी कि होम्योपैथी डॉक्टर, जी होम्योपैथी डॉक्टर कैसे एलोपैथी दवा देगा? जी अगर उसने पीजीडीएम कोर्स किया है या जी। सीसीएमपी किया है जी तो भी एक सर्टेन लिस्ट है। नहीं, अभी मैंने रिसेंटली सुना कि माधुरी मिसाल जी ने कहा था उनके लेटेस्ट स्पीच में कि कोई भी बीएचएमएस डॉक्टर जो होता है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता एलोपैथी की। उन्होंने नहीं खुद कर नया और उसका और एक कहा है कि उसका कोर्ट का निकाल आना बाकी है, जब तक हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसा कुछ हुआ था, वो भी इसे नहीं, मैंने आपको बताया ना कि पीजीडीएम मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें कोर्स होता है, और एक होता है सीसीएमपी। जी ये करने के बाद आप किसी एलोपैथी डॉक्टर को असिस्ट कर सकते हैं। ओके मतलब आप दवा नहीं देंगे। मैं इसको एग्जांपल समझाती हूँ। समझो कि एक किसी की वाइफ है जिसको कोई ट्रॉमा है और वो प्रेग्नेंट भी है, और वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट ले रही है। तो अब गायनेक तो उसको जो भी उसके प्रेगनेंसी के रिलेवेंट दवा देंगे, लेकिन उसके ट्रॉमा, उसका रूट कॉज, यानी कि समझो उसे माइग्रेन है, उसे साइनस है, जी। तो होम्योपैथी क्या काम करता है? रूट कॉज निकालता है। हाँ तो वो रूट कॉज के लिए वो गायनेकोलॉजिस्ट क्या करेंगे? इनको असिस्ट करेंगे और इनको बोलेंगे तुम इनको होम्योपैथी के थ्रू ठीक करो। जी ये वैलिड है। खुद का डिस्पेंसरी खोल के नहीं खोल सकते। एलोपैथिक दवा देना, इंजेक्शन देना, लाल पीली हरी गोली कैप्सूल देना, ब्लड टेस्ट करवाना, ये सब इलीगल है। अलाउड ही नहीं है। नहीं। ओके, काफ़ी ये भी बहुत आपके इंसिडेंट सब काबिल तारीफ है। उसमें आपने डेप्थ में जाके उसका कलेक्टिव इंफॉर्मेशन ये किया इसके है। पहले मैंने डायरेक्टली ये कदम नहीं उठाया। पहले मैंने ना वो उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। जी ऑफिशियल वेबसाइट में हर डॉक्टर का सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है। ओके आप एमबीबीएस बोलो, बीयूएमएस बोलो, बीएमएस बोलो, बीएचएमएस। तो पहले मैंने वो डाउनलोड किया, जी। फिर मैंने वेरीफाई किया कि यार ये वही लेडी है कि कोई और है। हाँ फिर मैंने उस लेडी को वो दिया भी कि ये तुम देखो। फिर भी उसने आज तक कन्फर्म नहीं किया। अगर वो सच में उसने ऐसा कोई कोर्स किया कि वो एलोपैथी अलाउ है तो उसको कन्फर्म करना चाहिए। उसने आज तक कन्फर्म नहीं किया। इतनी उसकी वीडियोस वायरल हुई, पुलिस कंप्लेंट हुई, बट उसका कोई रिएक्शन नहीं। ओके इवन तो उसने भी घर खाली कर दिया, फ्लैट छोड़ दिया।